Everyone, I am Dhwani and here to represent the topic what is resources and land utilization. So resources क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारी प्रकृति में कोई भी चीज़ जो पाई जाती है और वो ह्यूमन नीड को जो सेटिस्फाई करती है उसे रिसोर्सेज कहते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए कि उस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और उससे हमें इकोनॉमिकली प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर हम उस रिसोर्स को यूज़ करें तो उससे हमें ना ही तो कोई नुकसान होना चाहिए ना ही कोई हानि होनी चाहिए। तो रिसोर्सेज जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि सॉइल, वाटर एक्सेट्रा, और मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं हाउस, टीवी एक्सेट्रा। अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये 4 तरीके से क्लासिफाइड हैं और वो जो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। जैसे पहला है अबायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा है बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिसमें ना ही तो लाइफ होती है, वो नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं और उनमें लाइफ नहीं होती। जैसे कि हो गया मेटल, रॉक्स एक्सेट्रा, मिनरल और पेट्रोलियम, ये सब भी जो होते हैं वो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। और जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो बायोस्फीयर से ऑब्टेन्ड होते हैं और उसके अंदर जो होती है वो लाइफ होती है और उन्हें कहते हैं जैसे कि फ्लोरा, फ्योना, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी में होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में हम उन्हें बना भी सकते हैं और इसे हम मैकेनिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हो गया बायोमास एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं जो एक बार एग्जॉस्ट हो गए, मतलब कि एक बार ख़त्म हो गए, उन्हें दोबारा बनने के लिए कम से कम बहुत साल लग जाएंगे, उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, मेटल, कॉल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कोई एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल ओन करता है, जैसे कि हो गया कार, बस, प्लॉट, लैंड, हाउस एक्सेट्रा। और कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसी एक इंसान के लिए नहीं होता, वो पूरी कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए होता है। जैसे कि हो गया पब्लिक स्पॉट या फिर पिकनिक स्पॉट या फिर पार्क एक्सेट्रा। और जो वो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं वो किसी भी कम्युनिटी या फिर किसी भी स्पेसिफिक के से ओन नहीं होते, उन्हें जो ओन करता है वो होता है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज, नेशन रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि वाटर रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। और ये जो इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं वो भी नेचुरल रिसोर्स में ही आते हैं। और अब आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं जो ना ही तो किसी कम्युनिटी से ओन होते हैं और ना ही उन्हें कोई नेशन ओन करता है। ये जो है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो कंट्रोल करता है। इसका एग्जांपल है ओपन सी। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज और रिजर्व रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं कि हमारे पास उसकी पोटेंशियल तो है, वो हमारी ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई तो कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के एक्सपेंसेस की वजह से जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत महंगी है उसे यूज़ करने के लिए, तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाते। इसका एग्जांपल देखते हैं जैसे कि राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात में पोटेंशियल तो है विंड और सोलर एनर्जी को यूज़ करने का, लेकिन वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एक्सपेंसिव है कि उसे वो यूज़ नहीं कर पाते। और डेवलप्ड रिसोर्सेज जो होते हैं कि जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइंड हो चुकी है यूटिलाइजेशन के लिए, लेकिन फिर भी ह्यूमन जो है उसे करेंटली अभी यूज़ कर भी रहे हैं। और जैसे कि हो गया कोल, पेट्रोलियम, रिवर, आयरन एक्सेट्रा। और स्टॉक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी ह्यूमन नीड जिसकी ह्यूमन नीड जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं जो रिसोर्सेज, लेकिन उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग O2 एंड H2 फ्रॉम H2O। अब आते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज वो होते हैं कि हम उसे यूज़ तो कर सकते हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसे यूज़ करने की, लेकिन हम उसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखते हैं, जैसे कि डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अब
आते हैं नेक्स्ट टॉपिक लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन में पहला आता है फॉरेस्ट और दूसरा आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जहाँ पर फसलें नहीं उगा सकते, जैसे कि पहला है बंजर ज़मीन बैरन एंड वेस्टलैंड और सेकंड है लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, जहाँ पे बिल्डिंग या फिर रोड बनी हुई है वहाँ पर भी नहीं उगा सकते। और थर्ड आता है अदर कल्टिवेटेड लैंड, जैसे कि ग्रेजिंग लैंड, लैंड ऑफ मिसलेनियस ट्रीज, कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड वो होते हैं फसल जहाँ पर फसल उगा सकते हैं लेकिन वहाँ पर हमने 5 सालों से फसल नहीं उगाई, वो होते हैं फेलो लैंड होते हैं। करंट इसमें 2 होते हैं, करंट फेलो लैंड और अदर देन करंट फेलो लैंड। फेलो लैंड वो होते हैं जो अनकल्टिवेटेड होते हैं फ्रॉम 1 ईयर से, और अदर देन करंट फेलो लैंड में होते हैं 1 ईयर से ज़्यादा भी कल्टिवेटेड, 1 से 5 ईयर तक कल्टिवेटेड होते हैं, उन्हें अदर देन करंट फेलो लैंड कहते हैं। अब आता है नेट शोन एरिया, एरिया शोन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। और उसके बाद ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, उसमें होता है एरिया शोन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर प्लस एरिया शोन मोर देन वंस इन अ ईयर। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास इन इंडिया, इसमें है 43% प्लेन एरिया, 30% माउंटेन एरिया, 27% प्लेट्यू एरिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया का जो लैंड यूज़ पैटर्न है उसमें जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 93% एरिया का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन 73% जो एरिया है उसका प्रॉपर डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो 7% डाटा है वो डिस्प्यूटेड है, मतलब कि विवादित है, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा जो हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर का जो है वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है और अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा चाइना ने कर रखा है। अब आते हैं इसमें नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया जो इंडिया में है वो स्टेट टू स्टेट ग्रेटली वेराइज करता है, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा में तो मोर देन 80% होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार इसमें जो है लेस देन 10% होता है। अब फॉरेस्ट एरिया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से 33% होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे इंडिया में जो रिज़ल्ट देखा गया है 1960 से 1961 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी 33% होना चाहिए, लेकिन उसमें जो है वो पहले था 18.11% और फिर जब 2014 से 2015 का देखा तो उसमें 23.3% इतना कुछ आया था। लेकिन जैसे कि हमारे जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो 33% होना चाहिए, बढ़ा तो है लेकिन उतना नहीं बढ़ पाया जितना होना चाहिए। अब ये इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव 33% फॉरेस्ट एरिया। तो इसके 2 मेन रीज़न है, पहला तो है ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, और दूसरा है इससे यहाँ पर जो लोग वहाँ पे फॉरेस्ट के पास रहते हैं वो ज़्यादातर जो डिपेंड होते हैं वो फॉरेस्ट की चीज़ों पे ही होते हैं, कि वहाँ का जो लकड़ी वगैरह इन सब के लिए, तो काफ़ी लोगों का जो रहन सहन है, जीना वगैरह वो भी उनके ऊपर ही डिपेंड होता है, फॉरेस्ट के ऊपर। तो इसलिए 33% जो है वो होना चाहिए। अब आता है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। पहले देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। जमीन का खराब होना उसी को लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इसके जो कॉजेज हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, पहला है डिफॉरेस्टेशन, ये सबसे ज़्यादा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता है, और ओवर ग्रेजिंग ये होता है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न के यूपी के वेस्टर्न पार्ट में। अब आते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, और ये जो सीमेंट है ये बहुत ज़्यादा जो है डस्ट निकालती है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री से पत्थर जो होते हैं वो जो फूटते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, मतलब कि जो सीमेंट इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वो जब जैसे वो फूटते हैं तो मतलब कि उसमें से जो डस्ट निकलता है उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब आते हैं कंजर्वेशन मेजर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। जैसे कॉजेज से डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, तो इसका ही जो अपोजिट है उससे कंजर्वेशन होता है। तो इसका जो एग्जांपल है अफॉरेस्टेशन, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, प्रॉपर इरिगेशन, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़, ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज। थैंक यू।